वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ रोहन एंड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एक्चुअली ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये पूरा चैप्टर ही है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। और इसके अंदर बेसिकली हम फिजिकल, केमिकल और भी कई प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, और मेटल जो है वो कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता, या नॉन मेटल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं ना, और हमारे यूजेस क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो आई वुड लाइक टू से समथिंग। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं आपको इस वीडियो में फिर से बता देता हूँ। प्रॉफिट आप लोगों का ऐसे है, अगर मान लीजिए आपको कोई एक डाउट आता है, आपका 4 जनों का ग्रुप है, आपके 4 जनों के ग्रुप में से हर बंदे ने ये वीडियो देख रखी है, और इस वीडियो को 4 अलग-अलग ब्रेन्स ने देखा है। अगर आपका कोई डाउट है तो अगर आप प्रॉब्लम इन चारों से डिस्कस करेंगे तो प्रॉब्लम जो है आपकी, वो 4 ब्रेन्स मिलके सोचेंगे और जल्दी ही सॉल्व होगी। और वो हर हर एक अलग-अलग वे से देखा जाएगा उस प्रॉब्लम को, हर अलग-अलग एंगल से देखा जाएगा उस प्रॉब्लम को, और आपको समझने के लिए उसको ज़्यादा एंगल्स मिलेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें, दबा के शेयर करें, आप लोगों के लिए ही यह वीडियो। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये जो आप मेरी पिक्चर के ऊपर, मेरी वीडियो के ऊपर आप लोग एक सिंबल दिख रहे होंगे टॉपर का, तो ये जो पीडीएफ है ये हमारा टॉपर लर्निंग.com से डाउनलोड किया हुआ है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पीडीएफ आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो का जो कंटेंट है, उस कंटेंट को आप खुद से एक बार हाथ से लिखें, क्योंकि मैंने मेरी टेंथ जब थी, टेंथ में मैंने मेरे सारे नोट्स खुद से बनाए थे, और कहीं ना कहीं मुझे उनका लास्ट में प्रॉफिट भी मिला। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और आइए हम अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम कर देते हैं ये काम। ठीक है। ओके देन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये जो है ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 1 और 2 जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट जो है वो हम लोग जैसे जैसे रेगुलर अपलोड करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे वीडियो जैसे जैसे लेक्चर आएंगे आपके। और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि हर वीक में आपका एक लेक्चर आएगा, उसके साथ आपके एक टेस्ट सीरीज हम लोग बनाएंगे गूगल फॉर्म के साइट है ना। और गूगल फॉर्म जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिला करेगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के भी। मैंने उन वीडियोस में नहीं बोला था, लेकिन आप लोग यहाँ यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो हो सकता है आपने वहाँ पे देखे हों। आपको वहाँ पे साथ में ही उनके आंसर्स मिल जाएंगे। आंसर इन द सेंस ऐसे नहीं, मतलब आपने पहले गूगल फॉर्म भर दिया, सबमिट करने के बाद आपको उनके आंसर पता लगेंगे, और फिर आपको वो चीज़ें नोट करके रखनी है, क्योंकि वो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके टेंथ के पैटर्न के हिसाब से अगर बात करें तो टेंथ के पैटर्न में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम लोग मोस्टली एमसीक्यू रखेंगे, डिस्क्रिप्टिव जो है वो गूगल फॉर्म से करना पॉसिबल नहीं है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। We associate metal with hard, shiny object and non-metals with dull, light objects. These are nothing but the physical properties of metal and non-metals. We all know how useful metal and non-metals are, but do we know about their property? Let us find more about the physical properties of metal and non-metal. तो हम लोगों का ये लोग कह रहे हैं कि हमने जो एक अपने माइंड के अंदर एक माइंडसेट बना रखा है कि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, शाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल होते हैं और हल्के होते हैं एज कंपेयर टू मेटल्स। ठीक है। तो ये बात कहीं तक बहुत जो है एक, मतलब कि बहुत बहुत हद तक सही भी है ये बात। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ऐसे बताऊं कि जो मेटल और नॉन मेटल्स हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा ऊपर उठ के भी हैं, बहुत चीज़ें हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानने के लिए। ओके, लेट्स फाइंड आउट। आगे क्या पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। The following are the physical properties of metal. The physical properties make them useful for many purposes. Example, copper is used in making electric wires. Gold is used for making jewelry. Stainless steel is used to make pots and pans. तो इसमें बता रखा है जो कॉपर है आपका, उसको हम लोग वायर्स के अंदर यूज करते हैं। ऐसी जो वायर्स होती हैं, ऐसी वायर्स इनके अंदर भी कॉपर यूज किया हुआ है। लेकिन पहले के टाइम इन द सेंस आज से कुछ समय पहले तक ये कॉपर यूज करते थे। आज भी कई जगह कॉपर यूज होता होगा, लेकिन अब जो है मोस्टली एल्यूमिनियम यूज होने लग गया है, क्योंकि कॉपर जो है वो इकोनॉमिकली सही नहीं है उनके लिए, यानी कि पैसे बचते नहीं है कॉपर में। ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगी आती है वायर, इसलिए उसको यूज़ नहीं करती, एक्सपेंसिव होती है ये ना। स्टेनलेस स्टील जो है ये हम आपने देखा होगा, आप लोग जो घड़ियां पहनते हैं, वॉच पहनते हैं, रिस्ट वॉच पहनते हैं, उसकी जो बैक साइड में होता है
वो जो कवर होता है उसका वो स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। जो आपके घर में यूटेंसिल्स होते हैं, जिनको बर्तन कहते हैं हम, बर्तन जो होते हैं वो भी आपके स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं, ठीक है। और गोल्ड जो है ज्वेलरी के लिए यूज होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। ये आयनिक बॉन्ड्स, ये केमिकल बॉन्ड्स, ये हम पढ़ेंगे आगे थोड़ा कुछ एक चैप्टर्स में होगा ये। और आयनिक बॉन्ड जो है ये हमने शायद पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। NaCl का कुछ एक जो है, हमने थोड़ा सा एक पार्ट देखा था जहाँ पे हमने एसिड और बेसिस रिएक्ट कराए थे, तो उसके अंदर भी NaCl हमारा बन रहा था। तो NaCl जो है ये आयनिक बॉन्ड का एक एग्जाम्पल है। NaCl बहुत ज़्यादा बार आप लोगों को देखने मिलेगा अगर आप 11th और 12th में साइंस लेते हैं, ठीक है। और 10th में मिलेगा, ऐसी बात नहीं कि 10th में नहीं मिलेगा, लेकिन 10th में भी है काफ़ी। NaCl का पार्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NaCl एक अच्छा कंपाउंड है, अच्छा इन द सेंस यूजफुल कंपाउंड है। Okay, metals are a good conductor of electricity, which means that they can conduct electricity due to the free moving electrons present in them. Copper is used as wiring as it is good conductor of electricity. तो मेटल्स जो है ये अच्छे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक नहीं, इन द सेंस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये लोग गुड कंडक्टर्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वो लोग आगे पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन दैम, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर होते हैं, इसलिए उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। कॉपर इज यूज एज वायरिंग। इसकी कॉपर जो है, कॉपर मोस्टली यूज होता है, लेकिन आज के टाइम में मैंने आपको लोग बताया कि एल्यूमिनियम यूज हो रहा है। Metals have high melting and boiling points as they have strong metallic bonds. All metals are physically lustrous. They have luster that makes them shine. Gold is used for making jewelry. जो metals जो है उनकी high boiling और melting points होते हैं, यानी कि जो metals हैं वो easily melt नहीं होते एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। और इनके जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, जो दो मेटल्स के अंदर, मान लीजिए फेरस 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 यानी आयरन की जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दो एटम्स जो हैं, उनके अंदर का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स, ठीक है। और फिजिकली लस्टर्स होते हैं, यानी कि आप लोग देखेंगे जो इनकी सरफेस होती है ये बहुत ज़्यादा शाइनी सरफेस होती है। शाइनी सरफेस आप लोगों को कई जगह पे देखने को मिलेगी, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक कड़ा पहन रखा है, तो ये आप लोगों को शाइन करता हुआ दिख रहा होगा। तो ये भी एक मेटल है, मेटल का ऑब्जेक्ट है। अगर आप कुछ और चीज़ें देखें, जैसे ये ईयरफोन है, तो ये आपको लस्टर होता हुआ नहीं दिख रहा क्योंकि ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो हम इसको आर्टिफिशियली हम लोग लस्टर दे सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी उसकी नहीं है ना, हमने उसको आर्टिफिशियली दिया। एंड मेटल आर हार्ड, दे कांट ब्रोक इजीली एंड रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ टू ब्रेक। अब इसको आप लोग तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है, और इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और स्ट्रेंथ चाहिए इसको फोल्ड करने के लिए। फोल्ड इन द सेंस इसको इसकी जो शेप है उसको डी शेप करने के लिए भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी और स्ट्रेंथ चाहिए। तो इसको तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, इसको फोल्ड करने में ही हम लोगों को ना नहीं याद आ जाएगी। आयरन इज यूज टू मेक कार्स बिल्डिंग शिप्स। आयरन जो है ये कार और बिल्डिंग और शिप के अंदर यूज होता है। ये तो हम लोगों को पता ही है, कार तो मेटल की होती है, आयरन की होती है, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ मिक्सचर करके हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं और उनकी क्वालिटी जो है इंप्रूव कर सकते हैं। बिल्डिंग के अंदर जो है एक सरिया आता है, सरिया उसको यूज़ करते हैं, TNT सरिया ना, सरिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन जब ब्लॉक्स बनाते हैं तो ब्लॉक्स के अंदर सरिया डालते हैं ताकि जो है उसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। RCC के अंदर ये यूज़ होता है, ठीक है। Metals weigh a lot as they have high density. Metals are heavy for their size. तो मेटल की जो बात करें हम, मेटल जो होता है वो हाई डेंसिटी होते हैं। हाई डेंसिटी इन द सेंस, अब आप, मैं बार बार आपको एक ही चीज़ का एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए इसका जो वेट है ये इसके साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इसके आप और भी कई मेटल्स देख सकते हैं। ये जस्ट मेरे पास स्टेपलर पड़ा है, स्टेपलर के भी ये स्टील का बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील है। तो ये जो है इसका जो वेट है वो एज कम्पेयर टू कोई प्लास्टिक थिंग, सेम साइज की अगर प्लास्टिक की होगी तो उसका वेट कम होगा, लेकिन ये नॉन मेटल की होगी, प्लास्टिक की होगी, नॉन मेटल एक ही बात है, तो उसका वेट कम होगा, क्योंकि उनके अंदर जो डेंसिटी है वो कम होती है, इसके अंदर डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। मेटल्स आर हैवी फॉर देयर साइज, ये हमने बात कर लिया। दे डोंट हैव फ्लेक्सिबिलिटी एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी तो है नहीं इसके अंदर, हाँ यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसके अंदर जॉइंट दे रखा है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ये जो है ये मेटल की प्रॉपर्टी है। हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज़्यादा होती है। मेटल्स कांट बी स्ट्रेच्ड, मेटल जो है वो स्ट्रेच नहीं हो सकते, मेटल स्ट्रेच नहीं हो सकते, तो इसको हमने खींच कर देख लिया, स्ट्रेच तो भाई ये नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन इंस्टेड ऑफ अगर इस प्लास्टिक वायर की मैं बात करूँ तो ये स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेच हो रहा है और टूट भी गया है। Metals are great conductors of heat. That's why pots, pan, vessel are made of metals.
तो मेटल्स जो होते हैं वो हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ हीट के भी एक अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। अगर मान लीजिए आप पॉट ले रहे हैं, पॉट जो है नीचे से आपने उसके अंदर फ्लेम जगा रखी है, तो अंदर जो है उसके अंदर जो आप फूड बना रहे हैं वो फूड बन जाता है, इजीली बन जाता है। ठीक है। लेकिन यही अगर आप प्लास्टिक लें तो प्लास्टिक तो जल जाएगा ना। नॉन मेटल लें, नॉन मेटल भी इतना ज़्यादा गुड कंडक्टर नहीं होते, ग्रेट कंडक्टर नहीं होते हीट के। अब कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ साउंड, दे आर सोनरस। अब आप लोगों को पता नहीं ऐसा किया है या नहीं किया, वैसे करना भी नहीं चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार यूट्यूब पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, अगर आप देखेंगे कि जो कुछ गांव के जो लोग होते हैं या फिर जो थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे भी नहीं कह सकते, जो लोग थोड़े से शरारती टाइप होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो रेलवे लाइन है हमारी, है ना, रेलवे लाइन जो है उसके ऊपर अपना ईयर लगा के चेक करते हैं कि ट्रेन की आवाज, ट्रेन जो है वो कितनी दूर है। मतलब आइडिया लगा लेते हैं भी ट्रेन चल रही कितनी पास में है या दूर है। क्योंकि जो मेटल जो है वो साउंड का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। ठीक है। मान लीजिए ट्रेन अगर 5 किलोमीटर दूर भी होगी तो आपको उससे साउंड सुनाई देगा। आपको करना नहीं है, इसको बिल्कुल ट्राई नहीं करना है क्योंकि ये सेफ नहीं है। ठीक है। आप लोग वैसे भी देख सकते हैं, आपके छत पे अगर ग्रिल लगी हुई होगी तो ग्रिल पे आप यूँ मार के देखेंगे, यूँ आप उसको मतलब साउंड क्रिएट करेंगे उससे, तो आपको साउंड जो है वो दूसरे एंड पे मिलेगा और एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी के साथ मिलेगा। दे आर sonorous, ये उसकी प्रॉपर्टी है। मेटल आर डक्टाइल विच मीन्स दैट दे कैन बी यूज टू मेक थिन वायर्स। डक्टाइल इन द सेंस, डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होती है? डक्टाइल प्रॉपर्टी वो होती है जिसका यूज करके आप उसको थिन शीट या फिर थिन उसकी थिन शीट कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि थिन वायर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसको पीट पीट के भी कर सकते हैं, उसको मेल्ट करके डायरेक्ट वायर बना सकते हैं, आप कैसे भी उसको, उसकी प्रॉपर्टी है ये, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। थिन वायर्स यूज करते ही हैं हम लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। दे आर मेलेबल विच मीन्स दैट दे कैन बी पाउंडेड इनटू थिन शीट्स। ठीक है। मेलेबल इन द सेंस आप उसको बिना मेल्ट किए आप उसको सीधा प्लेन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पीट पीट के। यानी आपने लोहे की रॉड ली, उसको आप बहुत ज़्यादा उसको, रॉड को तो खैर बहुत ज़्यादा पीटना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, उसको आपने बहुत ज़्यादा पीटा तो वो एक टाइम के बाद वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन, दैट इज मरकरी, विच इज यूजुअली इन लिक्विड फॉर्म। तो मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली हम बात करें तो मेटल जो है वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब ये मेरे पास स्टेपलर है, मैंने ये आपको ये कड़ा दिखाया ना, तो ये तो है तो मेटल ही ना, मेटल है तो सॉलिड भी तो है। अब ये कोई पिघला हुआ तो है नहीं, या तो ये कोई पानी तो है नहीं, है ना। तो इसका जो एक्सेप्शन है, एक ही एक्सेप्शन है, ये मरकरी है। मरकरी आपको बहुत ज़्यादा आगे देखने को मिलेगा, और मरकरी पर क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है। और इसके चांसेस हैं कि ये आपको कम से कम 1 नंबर एमसीक्यू टाइप में दिला के जाएगा बोर्ड एग्जाम में। हो सकता है आपके स्कूल एग्जाम में भी दिला दे। देयर आर फ्यू मेटल्स दैट हैव लो डेंसिटी, सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो कुछ एक मेटल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, सॉफ्ट होते हैं, और लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इनके बारे में भी हम बात करेंगे। और ये आप लोगों को पीरियोडिक टेबल, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर पूरी तरह से ये आपको पढ़ने को मिलेगा। और पीरियोडिक टेबल आपको याद करने सिखाऊंगा मैं नेक्स्ट चैप्टर में, उससे पहले हम लोग इधर देख लेते हैं। दीज मेटल्स आर एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे आर ऑल्सो हाईली रिएक्टिव एंड आर रेयरली एनकाउंटर्ड इन देयर एलिमेंटल मेटेलिक फॉर्म। तो ये जो होते हैं, ये एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये बहुत कम मिलते हैं अपनी मेटेलिक फॉर्म के अंदर। सम मेटल्स लाइक सोडियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद इन अ नाइफ। तो सोडियम जो मेटल है, इसको आप लोग नाइफ से भी कट कर सकते हैं इजीली। बहुत सोडियम भी आप लोगों को बहुत देखने को मिलेगा। ये जो 10th का सिलेबस है, मुझे इसी इसकी बहुत ये बात अच्छी लगती है कि ये आपको आगे काम में आएगा अगर आप लोग साइंस लेते हैं। और साइंस नहीं भी लेते हैं तो भी ये आप लोगों को काम आएगा आगे। आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लोर करने, मान लीजिए आप घर की चीज़ें देख रहे हैं, तो आप लोगों को एक बेसिक आइडिया तो होता ही है 10th की साइंस पढ़ने के बाद कि हाँ यार कौन सी चीज़ कैसे काम कर रही है। थ्री मैग्नेटिक metals are iron, nickel and cobalt. Steel is also magnetic but it is an alloy which contains iron. तो तीन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, आयरन, निकल और कोबाल्ट। स्टील जो होता है मैग्नेटिक होता है, लेकिन वो एलॉय होता है, इसलिए वो आयरन कंटेन करता है। स्टील जो होता है मोस्टली जो होता है वो मतलब कि एक
मेटेलिक प्रॉपर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। मेटल्स टेंड टू गेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेटल जो होते हैं वो टेंड टू गेन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनको बहुत अच्छे लगते हैं। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं लेकिन गेन भी कर सकते हैं अगर एक स्पेशल प्रॉपर्टीज देखें उनकी तो। ऑल्सो मेटल हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मेटल्स जो होते हैं उनकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोग पूरी एक डेफिनेशन है, आप लोगों को यहाँ नीचे डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोगों के अभी इतनी काम की नहीं है। डेफिनेशन आपको नीचे दिख रही होगी, आप पढ़ लेना वहां से। मेटल्स यूजुअली हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल। मेटल जो होते हैं वो यहाँ से 1 से लेकर के 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उससे ऊपर जो होते हैं मतलब जिनके 4 से लेकर के 8 7 तक होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो क्या करते हैं आउटर शेल के अंदर जिनके 4 से लेकर के 7 तक होते हैं, वो दूसरा एक टाइप का बॉन्ड बनाते हैं, वो मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाते। दूसरा बॉन्ड आप लोगों के आगे काम आएगा, आगे आप लोग सीखेंगे, धीरे धीरे करके चीजें एक्सप्लोर करेंगे। एक साथ अगर मैं आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक है, ओके देन आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। The following are the properties of non-metals. Non-metal have high ionization energy. They have high electronegativities. तो ये जो है ये उनसे उल्टा काम करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी भी आप लोगों को डेफिनेशन है नीचे दिख रही होगी यहाँ पे, या इधर दिख रही होगी ऊपर। ठीक है, इधर मैं थोड़ी सी जगह यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, है ना। नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर विच मीन्स दैट दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कहाँ से करेंगे। ठीक है, दे आर डल, दे डू नॉट हैव लस्टर लाइक मेटल्स। तो उनके पास एक शाइनिंग सरफेस भी नहीं होती, और डल होते हैं इन द सेंस कि वो अजीब से दिखते हैं दिखने में, है ना। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, दे आर पुअर थर्मल कंडक्टर्स। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये जो मतलब नल्ले टाइप हैं ये लोग, ठीक है ना, इनका कोई काम नहीं आता। मतलब ऐसे काम आता है, लेकिन मेटल की कंपैरिजन में देखें तो ये बहुत कम में काम आते हैं ना नॉन मेटल्स। दे आर पूरा थर्मल कंडक्टर। तो ये लोग थर्मल कंडक्ट भी नहीं करते, हीट भी इनके आर पार नहीं जाती। दे आर वेरी वीक एंड ब्रिटल, दे टेंड टू इजीली ब्रेक और शैटर। अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इनके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं होते बॉन्ड, इनको हम लोग इजीली तोड़ सकते हैं। नॉन metals have low density, they are light for their size, they are not good conductors for sound and do not make sound when they are hit। तो ये जब गुड कंडक्टर ऑफ साउंड नहीं है तो साउंड प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इनको हम तोड़ेंगे तो भी ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, कहेंगे तोड़ दो यार, आवाज़ तो हमसे निकलती नहीं। ठीक है, दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली। ये लोग इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लेते हैं इजीली। मेटल्स में भी सॉलिड और लिक्विड और गैसियस। नॉन मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, इनका भी आप लोगों को एग्जांपल देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, वो लोग बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं मेटल्स जो होते हैं। दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मेटल्स जो होते हैं वो दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग यानी कि किसी भी एलिमेंट्स के साथ जुड़ेंगे उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे, उसको ऑक्सीजन दे देंगे एक, पता नहीं कैसे दे देते हैं, जनरली वो लेना चाहता ही नहीं। जनरली नॉन मेटल हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल। तो इनके पास 4 से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, ये आप लोगों के लिए सॉल्व एग्जांपल है, ये मुझे टॉपर लर्निंग डॉट कॉम की बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड फॉर्म इवन एट रूम टेम्परेचर। बताओ बताओ बताओ। इसका आंसर मरकरी है, ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। Metal and non-metals are important parts of our life. We can't survive without non-metals like oxygen, and our survival would be tough without the existence of metal. What's the chemical science? What's the chemical science behind these substance? Let's find out more about the chemical properties of metal and non-metals. The chemical properties of metals are described below. Let us start the chemical properties. ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। ये इसमें क्लियर नहीं है, पीरियोडिक टेबल के लिए आप लोगों को एक अलग से लेक्चर मिलेगा। उस लेक्चर के अंदर आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में समझाऊंगा, A to Z समझाऊंगा। उसके अंदर मेटल कहाँ है, नॉन मेटल कहाँ है, ये जो रेड वाला पार्ट है ये क्या है, नीचे लेंथेसाइड एक्टिनाइड्स ये क्या है, ये कहाँ से काउंट होते हैं, क्यों काउंट होते हैं, कितने तरह के मेटल्स हैं। ठीक है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो डाउन उनका साइज़ बढ़ता है या इधर साइज़ बढ़ता है, ये कैसे साइज़ बढ़ता है, ये सब आप लोग चीज़ें
आगे पढ़ेंगे। आप लोगों के लिए अलग से एक लेक्चर आएगा, वो होगा लगभग 35-40 मिनट के आसपास लेक्चर बनेगा, वो भी बहुत अच्छा लेक्चर होगा। ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से आती हैं। द डेंसिटी ऑफ मेटल इज यूजुअली हाई। Metal are malleable and ductile. Metal form an alloy with other metals and non-metals. Some metals react with air and corrode, फॉर एग्जाम्पल आयरन। तो ये जो है, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इनको एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूंगा, बार बार कोई फायदा नहीं है इनका। हाँ, मैं पढ़ दूंगा आप लोगों के लिए। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेड इज एन एक्सेप्शन। जनरली मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर मरकरी। मरकरी ये जो है लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। Many metals produce metal oxide by burning in the oxygen of the air. Highly reactive metals react violently when they are burnt with oxygen. तो मेटल जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेटल ऑक्साइड विद बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन। जब बर्निंग हम उसको जब जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये अपना एक मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं, मेटल ऑक्साइड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। देन आफ्टर जब हम आगे बात करें तो क्या है इसमें, आगे क्या बता रखा है इन्होंने। Metals like sodium and potassium are stored in oil as they react within air in second. They are highly reactive metal. तो ये जो सोडियम है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, सोडियम जो है ये आप लोगों के बहुत आगे काम आएगा। सोडियम पे जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क के लिए, वो यही है कि इसको हम कैसे रखते हैं, इसको स्टोर किस फॉर्म में किया जाता है। ठीक है, तो इसको स्टोर हम लोग करते हैं एक ऑयल के अंदर। ठीक है, जिससे कि ऑयल के अंदर स्टोर करने से क्या होता है कि ये जो रिएक्टिविटी है इसकी ये कम हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा डू नॉट टार्निश इजीली, दे स्टे शाइनी एंड लस्टरस। तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम जो होता है, ये लोग लेस रिएक्टिव होते हैं, ये लोग रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इनकी जो सरफेस है वो सालों साल, या आप कह सकते हैं इनकी लाइफ टाइम के लिए, ये शाइनी और लस्टरस प्रॉपर्टी अपनी जो है ये शो करते हैं। लस्टर जो एक चमकदार सा प्रॉपर्टी है वो ये शो करते हैं। मेटल्स प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस वाइल रिएक्टिंग विद वाटर। तो मेटल जो होते हैं मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करते हाइड्रोजन गैस निकालते हैं वाइल रिएक्टिंग विद वाटर। soluble metal oxide dissolve in water create metal hydroxide। soluble metal oxide, जो मेटल का ऑक्साइड जो है वो soluble है, अगर पानी के अंदर डिजोल्व करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है। मान लीजिए सोडियम है, सोडियम को आपने पानी के अंदर डाला तो वो NaOH प्लस H2 निकाल देगा। ठीक है, ये आप लोगों को आगे पढ़ने को मिलेगा। नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। सारे मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ एक मेटल्स आप लोग उसको पानी के अंदर छोड़ दें, वो हमेशा वैसे ही वैसे पड़े रहेंगे। However, highly reactive metals like sodium and potassium react with water violently, and an exothermic reaction take place where the hydrogen immediately catches fire। अगर हाँ, ये आप लोगों को एक वीडियो मैं दिखाऊंगा, अगर आप लोग देखना चाहें, मैं आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डालता हूँ। ठीक है, वो वीडियो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता लगेगा जो सोडियम है वो क्या काम करता है, और हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने देखी भी वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, सोडियम एक्सप्लोजन नाम से होगी, उसका नीचे लिंक दे दूंगा मैं। वो बंदा जो है वो सिर्फ थोड़ा सा सोडियम लेकर के जाता है और एक लेक के अंदर सोडियम जो है उसको फेंकता है। ठीक है, वो सोडियम फेंकने के साथ कितना बड़ा ब्लास्ट होता है ये आप लोग वहाँ पे उस वीडियो में देखिए। ठीक है, और वहाँ पे जाके मेरे नाम से कमेंट कीजिए कि मैं वहाँ से उस चैनल से आया हूँ। ठीक है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद एन एसिड। सॉल्ट और हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, यानी कि जो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनते हैं अगर कोई मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब चाहूँ तो मैं यहाँ पे नीचे रिएक्शन लगा सकता हूँ, लेकिन मैं रिएक्शन अगर लगा दूंगा तो आप लोगों को वैसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग कुछ टाइम और वेट करिए, हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे कि ये जो है ये पॉइंट क्या कहना चाहता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस कैसे बन रही है मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे एक मैं लगा रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा, नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा एक रिएक्शन। ठीक है, जनरली अ मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल इन अ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। जनरली अ मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, ये हमने पिछले जो अपना हमारा फर्स्ट चैप्टर था मुझे लगता है, जिसके अंदर हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, उसके अंदर हमने एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो एग्जांपल था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो वो यही एग्जांपल था। ठीक है, कि एक मेटल जो है वो दूसरे लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है,
सॉल्ट से, ठीक है। डिड यू नो सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, लर्न अबाउट मोर अबाउट अकरेंस ऑफ मेटल हेयर। यहाँ पे आप जब ये डाउनलोड करोगे तो देख लेना खोल के, बाकी मेरे को इतना लगता नहीं कोई काम का है हमारे 10th के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, इन दी chemical properties of metal and non-metal, we will now see the chemical properties of non-metals. Non-metals are poor conductor of heat and electricity. Graphite and gas carbon are exceptions. Unlike metals, non-metals are not malleable and ductile. Non-metals more react more with metals than with non-metals. Unlike metal, non-metal not malleable and तो मेटल नॉन मेटल जो होते हैं वो अलग अलग तरह से होते हैं, ये हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में पढ़ लिया है, ठीक है। ये सब वही चीजें हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं इसके अंदर, मुझे पता नहीं क्यों। Most non-metals do not react with air and room temperature. White phosphorus is only non-metal that react with air to form its oxide by burning, ठीक है। Usually non-metals do not react with water except for chlorine. Chlorine dissolved in water to form an acidic solution. Non-metals have low density. They do not form alloys. However, non-metals like carbon, silicon, phosphorus, अभी ये सब बकवास बातें हैं यार, ठीक है। हाँ, कार्बन जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मुझे लगता है आप लोगों के सिलेबस में भी है, ठीक है। सिलेबस में है तो ये कार्बन वाला पॉइंट हम दोबारा पढ़ लेते हैं। कार्बन क्या है? दे डू नॉट फॉर्म अलॉयज, ठीक है। हाउएवर नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सिलिकॉन एंड फास्फोरस, कार्बन जो है के आउटर मोस्ट में 4 अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, ठीक है। और ये कार्बन कार्बन आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, इनको किसी और की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। और ये भी हम लोग कार्बन जो है बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर मैं बताऊं अभी तक मैं छठी सातवीं बार मुझे लगता है आगे पढ़ेंगे बोल रहा हूँ, लेकिन अब इस चैप्टर के अंदर बहुत सी चीजें एक्सेस में दे रखी हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। Different non-metals have different reaction. Chlorine is the most reactive metal in the halogen family. That is chlorine, bromine, iodine, and fluorine. The reactivity order of halogen family is chlorine, bromine, iodine. Most reactive metal in halogen family, chlorine. अब आप लोग सोच रहे होंगे, पर आप लोग नहीं सोच सकते अभी, है ना, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी नहीं है। फ्लोरीन जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, मतलब इन हेलोजन फैमिली की, तो इनके अंदर जो रिएक्टिविटी है वो टॉप टू बॉटम क्या हो रखी है, क्या हो रही है इसमें, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, द रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो क्लोरीन जो है इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, हिसाब से करना चाहिए था फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन नहीं कर रहा। उसका रीज़न है कि फ्लोरीन का साइज़ बहुत छोटा है। ये एक बीच में ऐसी क्लिप मैंने डाल दी बीच में, मतलब ऐसे बता दिया, लेकिन ये आप लोगों को काम की चीज़ नहीं, फिर भी आप लोगों को याद रख सकते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये हेलोजन फैमिली का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। देयरफॉर क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमाइड एंड iodides. Ionic solutions are formed when non-metals with high electronegativity react with alkali and alkaline earth metals. आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो नॉन मेटल्स बनाते हैं, विद नॉन मेटल्स के साथ बनते हैं विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिएक्ट विद एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। विच ऑफ द मेटल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बताइए कौन सा है, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। इसका आंसर है ए, द आंसर ऑप्शन इज ए, ठीक है। लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब क्यों, आप उधर जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। आयनिक कंपाउंड्स, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स react? They form ionic bonds, which form ionic compound. An ionic bond is electrostatic force of attraction between two oppositely charged ions. Let's find out more about it, ठीक है। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। आयन अभी तक हमने पढ़ा था, आयन ये होता है, आयन वो होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कैसे काम करता है? तो भाई जिन लोगों को आयनिक कंपाउंड नाम सुनते ही समझ में आ गया, उन लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। और अब देखते हैं आप लोगों को जो चीज़ समझ में आई वो सही है या नहीं है ना। आयनिक कंपाउंड जिन लोगों को समझ में आ गया ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनको मैं बता रहा हूँ, वो लोग ध्यान से सुने, ठीक है। आयनिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यार इस इंपॉर्टेंट चीज़ को भी मैं इस चैप्टर के अंदर कम से कम 5 से 7वीं बार बोल रहा हूँ। हर चीज़ चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। 8वीं बार हो गया। कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ आयंस आर नॉन एज आयनिक एटम्स। तो
आयनिक यानी नाम सुनते ही जिस कंपाउंड्स के अंदर आयंस होंगे वो कंपाउंड हमारा आयनिक कंपाउंड होगा। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और अब आगे चलते हैं। आयंस में हैव नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये तो हमें सबको पता है भी। आयन जो होता है वो हो सकता है नेगेटिव पे हो या हो सकता है पॉजिटिव हो। कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, ठीक है। नॉन मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू गेन नेगेटिव चार्ज। नॉन मेटल जो होते हैं वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं नेगेटिव चार्ज गेन करने के लिए, ठीक है। एंड फॉर्म एनायंस, वेयर एज मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स टू गेन पॉजिटिव चार्ज एंड फॉर्म कैटायंस, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जबकि जो नॉन मेटल है वो आयन जो इलेक्ट्रॉन है उसे गेन करते हैं, ठीक है। अब ये क्यों करते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज हैं, ये सब हम लोग आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। Anions are ions that have negative charge and cations are ions that tend to have positive charge. Ionic bonds are generally between metals and non-metals. For example, salt NaCl is an ionic bond consists of sodium, which is a metal with positive charge, combines with chlorine, a negative non-metal with a negative charge. Another example of an ionic bond is magnesium hydroxide, that is MgOH whole twice, which is a combination of magnesium and hydroxide. Here magnesium is a metal with cations and hydroxide is a non-metal with anions. Iron oxide Fe2O3 also known as Fe2O3 जो है आयरन ऑक्साइड, ये हमारा एक आयनिक बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इट इज अ metallic compound iron Fe which contains positively charged, तो यार दिखना बंद हो गया, इतनी रात हो गई है। Contains and is it has non-metallic compound oxygen which contains negatively charged ions। अब आप लोगों को टाइम दिखाऊं मैं आप लोगों को, ये देखिए क्या टाइम हो रहा है, 12:12 है ना। तो 12:12 हो रहे हैं और आप लोगों के लिए लेक्चर शूट कर रहे हैं यार। लाइक शेयर तो करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो। Properties of ionic compound. Ionic compounds have high boiling and melting points as they are very strong and require a lot of energy to break। तो आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के अंदर एक आयंस होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कोई चीज़ बंधी हुई है तो वो नॉर्मल बॉन्ड से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस, ये आज में लाइन आ गई, ये हमने बात कर लिया। आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म क्रिस्टल। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्रिस्टल बनाते हैं। ऐसा क्रिस्टल क्यों बनाते हैं, अब देखिए ये मैं आपको एक ही पिक्चर दिखा रहा हूँ। इसमें आप पिक्चर में देख रहे हैं भाई, कुछ एक पर्पल कलर की बॉल्स हैं और कुछ एक ग्रीन कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी एक मान लीजिए, पर्पल जो है ये पॉजिटिव है और ग्रीन जो है ये नेगेटिव है, ठीक है। तो पर्पल के साथ ग्रीन यानी पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो दूसरी साइड जो नेगेटिव का है वो फ्री है, उसके साथ एक दूसरा पर्पल यानी पॉजिटिव लाइन जो है वो जुड़ी हुई है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जो है सब एक चेन में जुड़े हुए हैं और ये एक क्रिस्टल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई बात। अब इसके अंदर एग्जाम्पल ये हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। These compounds are brittle and break into small pieces easily. Electrovalent compounds usually dissolve in water and are insoluble in solvent like oil, petrol and kerosene etc. तो इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो लोग इन सब चीज़ों में मिक्स नहीं होते। जो सॉल्वेंट्स हैं ऑयल, पेट्रोल और केरोसिन, वो पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उनके अंदर होगा। Ionic compounds do not conduct electricity in a solid state but they do conduct electricity in molten state। अब NaCl की बात करें तो NaCl अगर आप डायरेक्ट उसका सॉलिड फॉर्म लेंगे, उसमें दोनों वायर लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको हीट किया और उसको मोल्टन फॉर्म में लिया यानी उसको लिक्विड फॉर्म में लिया है, ठीक है, तो गर्म करके हीट करने के बाद जब वो पिघल जाएगा तो वो उसके अंदर जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो जाएंगे और फ्री होने के साथ ही वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को, जिसको हम कहते हैं करंट को पास करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इन कंपैरिजन टू मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड हैव हायर एंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ सोडियम एटम। इफ इट लूजेस दैट इलेक्ट्रॉन इट्स, ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ यार ये कैसे हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड ये हम इतना पढ़ेंगे नहीं, हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, शॉर्ट में करेंगे। एक बार जो ओवरव्यू लेना है वो शॉर्ट में लेंगे, बाकी हम डिटेल में हो सकता है चैप्टर जो है पूरा पढ़े, ठीक है। आयनिक बॉन्ड क्या है, कैसे काम करता है, ठीक है। हम लोग इसमें एग्जांपल लेने वाले हैं NaCl का, ठीक है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है
11, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11। इसका जो इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये आप लोगों ने पढ़ा है KLMN शेल के अंदर 288 के अंदर, 288 के अंदर, 288 18 ऐसे होता है ना। तो 28 यानी 2 और 8 10 तो हो गए। अब 1 बच गया, यानी KLM है ना, M वाले के अंदर हमारे पास बच गया एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप 288 की जगह 281 करिए, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं सोडियम के अंदर, ठीक है। अब उसके अंदर बच गया एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन या तो वो क्या करे भाई, आउटर मोस्ट के अंदर उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं ना, या तो क्या करे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले और या फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो 7 इलेक्ट्रॉन जहाँ से लेगा वहां से पहली बात तो इतना पॉसिबल नहीं है कि भाई कोई 7 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे आके, है ना, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकाल पाना एक सिंगल एटम के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। कैसे मुश्किल होता है, अब मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, विद इन 30 सेकेंड्स, है ना। देखिए, एक आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, ये मान लीजिए आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है। इसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, आकर के इसके ऊपर बैठ गया, ठीक है। अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कितने अपने वो है प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 प्रोटॉन्स हैं और 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ओवरऑल, ठीक है, 11 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब 11 प्रोटॉन अंदर है, 11 प्रोटॉन, ठीक है, बाहर से आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट वाले में एक इलेक्ट्रॉन है। आप क्या करोगे, आप क्या कर रहे हो इस बार, आप एक्सेप्शन कर रहे हो ना, अपने कंट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे हम लोग इसमें। हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि भाई ये जो सोडियम का आउटर मोस्ट शेल है, ये 7 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और लेके मानेगा कैसे, वो रोकेगा। आइए समझते हैं इसको, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है, 7 इलेक्ट्रॉन इसको लेने हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लिया इसने, ठीक है। अब आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 2, अब रह गए पीछे 6 लेने वाले रह गए, ठीक है, 6 ये इसको चाहिए और अपना कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ऑक्टेट। अब क्या होगा, अंदर 11 प्रोटॉन है और यहाँ पे 11 की बजाय 12 हो गए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अब आप जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इसके अंदर लाओगे, तो इसका एक साइज जो होता है, लिमिटेड साइज होता है, वो वाला जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ये वाला जो हमने बाहर से 12वां इलेक्ट्रॉन लिया है, 12th इलेक्ट्रॉन लिया है, ये उसको करेगा रिपेल, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन, चलिए आप एक और ले आए, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब दो मिलके तीस जो नेक्स्ट आएगा हमारा थर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको ये रिपेल करेंगे। तो ऐसे रिपल्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन लेने पॉसिबल नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय ये क्या करेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है इसको लूज कर देगा और अपना एक पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा, ठीक है। ये इसके अंदर बता रखा है। अब Cl के केस में क्या होता है, क्लोरीन के केस में, क्लोरीन का जो अपना नंबर है वो है 17, ठीक है। तो 17 जो नंबर है वो क्या करता है कि 287, अब क्या करें, या तो वो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है। या तो वो एक इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। अब 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल नहीं यार, आपने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से, ये क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया, फिर दूसरा भी निकाल दिया, लेकिन जो अंदर प्रोटॉन है 17, वो तो इन 17 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं ना, है ना, 17 इलेक्ट्रॉन जो है उसको खींच रहे हैं। आप एक निकाल दोगे, दो निकाल दोगे, लेकिन ज्यादा नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ निकालने के ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। सोडियम वाला एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ठीक है, और उसके साथ बना लिया बॉन्ड, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं आयनिक बॉन्ड, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और अब इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, सोडियम के जो है वो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आया था, Cl के ऊपर -1 चार्ज आएगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। +1 और -1 दोनों मिलकर के बना लिया उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रो इधर बता रखा होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड कह लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड कह लो, एक ही बात है, ठीक है। Na+Cl बना दिया हमने NaCl, because it stays solid as such as high temperature magnesium oxide remains non-conductive as and it is used for high temperature electrical air insulation, तो नहीं क्या क्या बकवास कर रहे हैं, ठीक है। अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल अब जो है मेटल की अकरेंस कहाँ पे होती है ये हम लोग अब जानेंगे। We might not release it, but metals are important part of realize. Sorry, we might not realize it, but metals are an important part of our lives. Ever since the industrial ages, our reliance on metal is very high. We use them for everything, for construction to jewelry. But where do we get these metals from, and how it is produced? When लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट दिस, हम लोग इनको कहाँ से पाते हैं यार, कहाँ से मिलता है, ये सब जानेंगे, ठीक है।
और ये जो है ये वाला पार्ट मैं अब यहाँ से लेकर के जहाँ तक मेरा मन करेगा, मतलब मन इन द सेंस, अब ये वाला जो पार्ट है ये आप लोगों को बहुत शॉर्ट में पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए इन द सेंस कि ये जो है ये काम का तो है, ऐसा नहीं कहूँगा कि काम का नहीं है, काम का भी है, लेकिन जो इसका जो मेन जो करेक्ट है वो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। इन द सेंस ये पूरा पढ़ेंगे हम, लेकिन बहुत थोड़ा सा स्पीड में। इसको मैं 1.5 या 1.25 की स्पीड में सेट कर दूंगा। आप लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। The crust of Earth provides metal and it's good source to produce metals. Mostly the metal occur in nature is in a combined state, but sometimes they are also occur in free state. A native metal is metal found in its metallic state naturally, either in pure form or in the form of an alloy. Most metals can't resist natural process like oxidation, corrosion. Hence, only non-reactive metals like gold, silver, platinum or native free state. Most metals are obtained in form of compound and they are need to be filtered from their impurities to be further used for various applications. The process of procuring metals from the ore is called metallurgy, and these naturally occurring compounds of metals are known as minerals. मेटल्स आर यूजुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ बाय माइनिंग। तो मेटल्स जो हैं ये अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं, और अर्थ क्रस्ट इसका गुड सोर्स है मेटल्स को निकालने का। मोस्ट मेटल्स अकर इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट। जो मोस्टली मेटल्स हैं वो कंबाइंड स्टेट के अंदर हमें मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट इन द सेंस वो किसी ना किसी अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बना रखा होता है उन्होंने, ठीक है। कुछ एक मेटल्स हैं जो नॉन रिएक्टिव हैं, जिनमें आता है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। और ये जो है मेटल्स नॉन रिएक्टिव होने के साथ साथ महंगे भी हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव प्रॉपर्टी और लेक्चरस प्रॉपर्टी है, मेटल है, इसलिए इनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये कभी ख़राब नहीं होते, मतलब ख़राब हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि ख़राब नहीं होते, लेकिन इनकी जो लाइफ है वो एज कम्पेयर टू आयरन या सिल्वर, आई मीन आयरन या स्टील के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है, 100 टाइम्स के आसपास होती है, ठीक है। दे नीड टू बी फिल्टर्ड। मोस्टली जो होते हैं वो कंपाउंड बना लेते हैं। इन तीनों को छोड़ करके, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा को छोड़ करके मोस्टली जो है कंपाउंड में मिलते हैं, यानी कि ऑक्सीडा हो सकता है ऑक्सीडाइज हो रखे हो, रिड्यूस हो रखे हो, या किसी ना किसी अदर कंपाउंड के साथ ऐड हो रखे हो, ठीक है। तो इनको एक प्रोसेस के थ्रू निकालना पड़ता है, जिनको मतलब जो ये हमने निकाले हैं, जो प्रोडक्ट हमने निकाला है, उनको कहते हैं ओर्स। ओर्स की जो डेफिनेशन है वो हम लोग कुछ देर में पढ़ेंगे। और भी बहुत अच्छी चीज़ है, और का और पे क्वेश्चन बनता है, एटलीस्ट 3 मार्क्स या 2 मार्क्स का आपको और पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ओर्स में से मेटल निकालने की प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, ठीक है। और कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स आर नॉन एज मिनरल्स। मेटल्स आर यूजुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ बाय माइनिंग, ठीक है। आपने देख लिया, अब और स्टार्ट करते हैं। और क्या चीज़ है, ठीक है। ये वाला लेक्चर जो है ना यार, ये बहुत लंबा जाने वाला है, ठीक है। अभी लगभग लगभग मैं बताऊंगा आपको 15 मिनट ये हो गए, और 45 मिनट्स के अराउंड मुझे लगता है लेक्चर बन गया होगा। ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर्स, ठीक है। जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे ओर हो सकते, और ही होते हैं, सॉरी, ठीक है। बट जो ओर्स हैं वो सारे मिनरल हों ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मिनरल ores are those minerals which contain metal, ठीक है। The picture shown above is a gold bearing ore. Different methods are used to extract different metals. For instance, common metals like iron are smelted using carbon as a reducing agent. Few metals such as aluminium and sodium don't have commercially practical reducing agent and are extracted using electrolysis instead. Sulfide ore are not reduced directly to the metal but are roasted in air to convert them to oxide, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। हर को मतलब हर मेटल का एक अलग अलग प्रोसीजर होता है, उसको अलग अलग प्रोसीजर से हमें निकालना पड़ता है, उसको उसका फाइनल प्रोडक्ट हमें लेने के लिए, ठीक है। देन आफ्टर गैंग और मैट्रिक्स। गैंग क्या होती है? गैंग जो होती है, गैंग और मैट्रिक्स इज एन अनवांटेड। इस पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। ये जो मेटल्स वाला पार्ट है ये मैंने भी बहुत ज़्यादा ध्यान से किया था, और आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करता हूँ इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना, ठीक है। नोट्स आप लोगों को, ये वन शॉट सीरीज़ है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। जब हम लोग पढ़ेंगे पूरा डीप में ही पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें एक भी टॉपिक हमारा इतना सा भी नहीं छूटेगा, ठीक है। इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। The Gangur matrix is an unwanted, commercially useless, rocky, earthy, or sandy materials that are found with ores. These are
द इम्प्योरिटीज आर फिल्टर्ड आउट एट लेटर स्टेज। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये मिट्टी हो सकती है, मिट्टी हो सकता है, कचरा हो सकता है, किसी भी तरह का जो हमें ओर्स के साथ देखने को मिलता है, इसको हम लोग पानी से भी साफ कर, इसका ओर्स का भी भाई निकालने, ये ओर में से ये निकालने का भी अलग प्रोसीजर है। ठीक है, इसका प्रोसीजर भी आप लोगों के है। दीज आर द इम्प्योरिटीज आर फिल्टर्ड, ये फिल्टर करनी पड़ती हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, द occurrence of metal in nature is only part of process. These metals also have to be extracted. Metallurgy is the process of extracting metals. The basic step of extracting metal is called concentration of ores. Concentration of ore क्या होती है भाई? मेटलर्जी जो प्रोसेस है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का प्रोसेस है, ये तो हमें पता है। ठीक है, लेकिन उसको एक स्पेसिफाइड फॉर्म में कैसे यूज करना है, इसको ये चीज़ कैसे पता लगेगी, है ना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेटल जो है वो उन्हीं ओर में से निकाला जाता है जो कंसंट्रेटेड होती हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, द ओर्स कंटेन अ लॉट ऑफ impurities दैट नीड टू बी फिल्टर्ड। द फिल्ट्रेशन इन दीज impurities from ores is known as concentration. The ores contain a lot of impurities, यानी ओर के अंदर जो है बहुत सारी impurities होती है जो कि फिल्टर करनी पड़ती है। The filtration of these impurities from ore is known as concentration. ठीक है, जो फिल्ट्रेशन impurity जो है वो कंसंट्रेशन की जाती है। ठीक है, कंसंट्रेशन कैन बी डन बाय ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग और फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो कर रहे हैं हम ओर्स की, वो किस बेसिस पे कर रहे हैं, वो उन बेसिस पे कर रहे हैं कि उसके अंदर जो कंटेंट है वो किस लेवल का है। ठीक है, कंटेंट इन द सेंस कि किस कंसंट्रेशन लेवल का उसके अंदर मेटल है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ एक मेथड्स बता रखे हैं इन्होंने। ग्रेविटी सेपरेशन है, यानी कि आप एक साइड से पंखा चलाइए, ऊपर से और गिराइए, आपका जो मेटल है वो मतलब और जो है वो अलग हो जाएगा, और जो वेस्टेज है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग है, आपने उसको पानी से धो लिया। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, फ्रोथ फ्लोटेशन भी बहुत अच्छा प्रोसेस है। इस पे भी मेरे जब मैं 10th की एग्जाम दे रहा था तो फ्रोथ फ्लोटेशन पे मेरा क्वेश्चन आया था और एटलीस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, आप लोगों के भी आने के चांसेस हैं, इसको पढ़ना चाहिए फ्रोथ फ्लोटेशन को। फ्रोथ फ्लोटेशन मोस्टली स्टूडेंट जो है छोड़ देते हैं। मेटल्स ऑफ high reactivity level, metals in the top of reactivity level, that is metals like sodium, magnesium, calcium, etc., cannot be obtained from their compound by heating with carbon as they very reactive. Electrolytic reduction is obtained. जिन मेटल्स के हाईली रिएक्टिव होते हैं उनके लिए ये जो हमने पढ़े ऊपर, ये चीज़ें यूज़ नहीं आती। कैन नॉट ऑब्टेन्ड बाय कंपाउंड फ्रॉम बाय हीटिंग विद कार्बन एज दे आर वेरी रिएक्टिव। तो वेरी रिएक्टिव जो एलिमेंट्स है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, तो ये तो बहुत ज़्यादा पहले से ही रिएक्टिव है। अब इसको आप अगर गोल्ड क्या इसके साथ मतलब कि हीट करोगे कार्बन के साथ, यानी कि अगर उसको जलाओगे ना, जगाओगे, आग लगाओगे उसके अंदर, तो वो तो पहले ही से ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्ट तो कर ही जाएंगे। इनके लिए जो अल्टरनेटिव मेथड है वो हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लें, इस चीज़ को नोट्स बना लें, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, metals of medium reactivity level, metals in the middle of reactivity series, that is um, metals like lead, zinc, copper, etc., are moderately reactive and are generally present as carbonates or sulfides. Sulfides ore are converted into oxide by heating strongly in presence of excess of heat. Sulfur impurities can be escapes as gaseous, भाई जिनको आप सल्फर और कार्बोनेट के साथ करोगे, जलाओगे ना, तो वो आपको सल्फ्यूरिक गैस और ये सब गैस देगा, ये पढ़ लेना एक्सेस एयर के साथ। अब इसके अंदर सॉल्व एग्जांपल क्या है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इनमें से मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, आप लोगों को मैंने लिंक में एक वीडियो भी बताई थी, जो जो है हमारी सोडियम के बारे में। ठीक है, सोडियम मेटल जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। आयरन है, मरकरी है, पोटेशियम भी रिएक्टिव है, लेकिन एज कंपेरेटिवली सोडियम 100 टाइम्स स्लोअर रिएक्टिव है। ठीक है, सोडियम तो यूँ रिएक्ट कर जाता है, 100 क्या भी मैं कहूँगा 1000 टाइम्स लेस रिएक्टिव है। ठीक है, सोडियम सोडियम को केरोसिन के अंदर रखते हैं। ये जो इसका आंसर है ये आप याद कर लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन लाइन आंसर्स में आ सकता है, जिसको वेरी शॉर्ट कहते हैं। आप लोग पहले ये मेरे भी आया था ये वाला क्वेश्चन। सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन सो दैट इट डज नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन एयर। तो सोडियम को केरोसिन के अंदर रखते हैं, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सोडियम को केरोसिन में रखते हैं क्योंकि
वो एयर और वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। वाटर तो बहुत दूर की बात है, मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ब्लास्ट करा सकता है, इतना ज़्यादा ये मस्त चीज़ है, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर के एंड की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोरोजन है, हैज़ योर साइकिल एवर सफर्ड फ्रॉम रस्ट। आपकी साइकिल ने कभी रस्टिंग देखी है? आपकी साइकिल ने नहीं देखी होगी, मेरी साइकिल ने देखी है, ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस द लेयर ऑफ रस्ट ऑन एन ओल्ड स्विंग चेन्स, बाइक चेन्स एंड एनी अदर आयरन ऑब्जेक्ट। डिड यू वंडर हाउ वाज इट फॉर्म्ड एंड व्हाई वाज इट फॉर्म्ड? आप लोगों ने ये ऐसी जो पिक्चर के अंदर ये दिखा रखा है, ये चेन्स हैं, चेन्स के ऊपर ऐसा एक आपने लेयर देखी होगी जो मोस्टली आयरन के ऊपर ऐसे देखने को मिलती है। तो आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये क्यों होती है और किस लिए होती है? कोरोजन जो है ये हमने शायद पिछले चैप्टर में भी थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। तो इसके अंदर फिर से कोरोजन आ गया है। तो अब यार ये 10th का सिलेबस जो है ये अंदर अंदर एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रखा है सिलेबस एक्चुअली, ठीक है। Corrosion is a process where the metal corrodes. Corrosion is a natural process, and in the presence of moist atmosphere, chemically active metals get corroded. Contrary to popular beliefs, rusting and corrosion are not the same. Rusting is the process where iron corrodes due to exposure of atmosphere. भाई ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, इसलिए हम इनको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये पढ़ देता हूँ। रस्टिंग इज द प्रोसेस वेयर आयरन corrodes due to exposure to the atmosphere. Corrosion is a process where the water or moisture on the surface of metal oxides with the atmospheric oxygen. It is an oxidation reaction. The main circumstances of corrosion occurs with iron because it is a structural material in construction, bridges, buildings, rail transports, ships, etc. Aluminium is also an important structural metal, but even aluminium goes oxidation reaction. However, aluminium does not corrode or oxide as rapidly as its reactivity suggested. An alloy of aluminium or any other metal like magnesium can make aluminium stronger, stiffer and harder. आप लोगों को भी पानी पीना चाहिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जब पेपर देने जाओ, ठीक है, कोई पेपर देने जाओ, अपनी पानी की बॉटल अपने साथ लेके जाना, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारे ब्रेन को मतलब पानी बोतल लेकर यानी पीना भी पानी, ठीक है। तो पानी जब पीते रहोगे साथ साथ में हमारे ब्रेन को पूरी तरह से एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। The alkali metals like sodium need to be stored in oil as they corrode quickly, ठीक है। तो इनको ऑयल के अंदर रखा जाता है। Less reactive metals like lead and copper are used to roof situations. Copper corrodes and forms a basic green carbonate, and lead corrodes to form a white lead oxide or carbonates. To prevent, अब यार ये हमने पहले ही बात करी थी, to prevent metal from corrosion, ठीक है, या how to prevent corrosion of metal, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमने बात करा था भाई, उस पे आप कोटिंग लगा सकते हो, कोटिंग लेयर लगा सकते हो वाटर रिपेलेंट ऑयल और ग्रीस की, ठीक है, ताकि जिससे कि वो उस वाटर के कांटेक्ट में ना आए, एयर के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। और आप उसमें क्या कर सकते हो, मेटल की अलॉइंग कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं। अलॉइंग क्या चीज़ है? अलॉइंग एंड अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर metals. Alloying is a process where metals like iron or steel are mixed with less reactive metals like chromium, magnesium, etc. for protection against corrosion and to create non-rusting alloys. For example, brass is an alloy which consists of copper is a cheap and non-reactive alloy. Another example of non-rusting alloy is stainless steel. इसके अंदर क्या करते हैं आप, दो अलग अलग तरह के मेटल्स लेते हो, उनको मिक्स करते हो और एक नया मेटल जो है वो अलॉय जो है उसको क्रिएट करके देते हो, ठीक है। तो ब्रास जो है वो एक अलॉय है। कॉपर इज अ चीप एंड नॉन रिएक्टिव अलॉय, ठीक है। कॉपर का जो एक अलॉय कह सकते हैं आप, ब्रास है, ठीक है। इसके अंदर क्या मिक्स किया जाता है अनदर पता नहीं, ठीक है। अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन रस्टिंग अलॉय इज अ स्टेनलेस स्टील, मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, वो स्टेनलेस स्टील किन चीज़ों से बनता है? वो बनता है आपका Fe और कार्बन से, ठीक है। अगर आपके पास फेरस है और फेरस के साथ साथ आपने उसके अंदर कार्बन मिक्स कर दिया तो वो आपका बन जाएगा स्टेनलेस स्टील। गैल्वेनाइजेशन क्या है? कोटिंग आयरन और स्टील विद जिंक टू प्रिवेंट कोरोजन एज गैल्वेनाइजिंग, डिपिंग आयरन और स्टील इन अ लिक्विड फॉर्म ऑफ जिंक एंड यूजिंग इट एज नेगेटिव कैथोड, जिंक इज कोटेड। गैल्वेनाइजेशन जो है, इसका मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग देख लेना, ये डायग्राम देखो, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर आपको ये जो डेफिनेशन है ये समझ में आ जाएगी कि डेफिनेशन क्या कह रही है, ठीक है। थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ और समझ में आती है तो ठीक है, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल रिप्लाई यू, आई विल रिप्लाई द आंसर, ओके।
बाकी इस पे शॉर्ट्स बना देंगे, वो भी देखते रहना, ठीक है। शॉर्ट का लिंक दे दूंगा नीचे। Okay, electroplating is the process where metal is coated by electrolytic deposition with chromium, silver, and or another metal. This process is generally held at room temperature from aqueous electrolytes in one of the most popular and common methods to prevent corrosion. Solve example for you. इलेक्ट्रो हाँ, इधर एक पिक्चर दिख रही होगी, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन को आपकी क्लियर कर देगी, ठीक है। और एग्जांपल हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है एक देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कोरोड्स क्विकली। अब इनमें से कौन सा मेटल है जो क्विकली कोरोजन कर लेगा। तो गोल्ड और सिल्वर तो करेंगे नहीं। कॉपर हमने बात करी, कॉपर जो है अच्छा है। आयरन इन सब में जल्दी कर लेगा, इन सब में आयरन जो है जल्दी कर लेगा। पर इसके बजाय अगर हम कोरोजन की बजाय अगर हम रिएक्टिविटी बात करें, तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसकी सोडियम की, ये हमने बात करी थी, ठीक है। The correct answer option is D. Iron corrodes more quickly than most of the metals to form iron oxide. Corrosion or rusting of iron is accelerated in presence of CO2 and also in presence of salt solution, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें पढ़ ली हैं। अब मैं आप लोगों को, हाँ, तो अब आप लोगों से मेरा एक लास्ट, आप लोग मेरा काम कीजिए कि इस वीडियो पर लाइक कर दिया, शेयर कर दिया इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देखें अगर आपने पहले वाली 2 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के साथ-साथ अपने स्टूडेंट अपने क्लासमेट्स को भी शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो नहीं, इसके साथ-साथ बहुत सारा कंटेंट आपका और भी आएगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारा कंटेंट अभी ऑन द वे है। अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।